हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जीज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। तो पहले तो जनरल ट्रेंड डिस्कस करेंगे। अक्रॉस द पीरियड आपने क्या पढ़ा हुआ है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर आपकी आयोनाइजेशन एनर्जीज जो हैं इंक्रीज करती जाती हैं। दैट इज़ इलेक्ट्रॉन रिमूवल जो है वो डिफ़िकल्ट होता जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करता जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको पता होना चाहिए क्या होता है। नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड। इतनी बात क्लियर हुई। बट यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए क्या बनेगा यहाँ पर कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है डू नॉट इंक्रीज एज स्टीपली एज इन द मेन ग्रुप एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड। वाई? ठीक है, कि इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती आयोनाइजेशन एनर्जी जैसा कि एक जनरल ट्रेंड देखा जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स में। ऐसा क्यों? अब आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अभी तक पढ़ा हुआ है कि N-1 सबशेल को पहले फिल किया जाता है। ठीक है, अगर इनर ऑर्बिटल पहले फिल होता जाएगा तो इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। रिपल्सिव एक्शन इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर। क्लियर हो रही है बात? अगर रिपल्सिव एक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल वैलेंस शेल में से उतना ही ईजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब ट्रेंड पढ़ रहे हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी का लेफ़्ट टू राइट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो यहाँ पर विद इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ड्यू टू विच आयोनाइजेशन एनर्जी डू नॉट इंक्रीजेज एज स्टीपली एज इन द मेन ग्रुप एलिमेंट्स। समझ में आई बात? तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यू कैन राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। अब नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग सी चीज़ यहाँ पर उठकर आती है कि हमने पढ़ा था कि जिंक का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है? जिंक में कम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी। बट क्वेश्चन ये बनता है कि जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई रहती है ऑल्दो इट हैज़ हाई लार्ज एटॉमिक रेडियस। वाई? तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3d10 होता है इसके पास। दैट इज़ इट हैज़ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन रिमूवल इज़ डिफ़िकल्ट। देख रहे हैं आप, कंप्लीटली फिल्ड है, डी सबशेल भी एस सबशेल भी। तो कोई भी चीज़ यूनिवर्स में स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। ठीक है, अगर वो स्टेबल है तो वो अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा। दैट इज़ इलेक्ट्रॉन रिमूवल यहाँ पर डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, दैट्स वाई इट हैज़ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गई बात? नाउ नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जिंक की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। बट अगर हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जीज देखें इनकी, दैट इज़ कॉपर पॉजिटिव और जिंक पॉजिटिव को कंपेयर करें तो कॉपर पॉजिटिव की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं देन यू हैव टू गो टू द कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सबसे पहले लिखेंगे। जिंक की देखेंगे आप तो है 3d10 एंड कॉपर की है 3d10 तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी होगा क्योंकि इनकम्प्लीटली फिल्ड एस सबशेल है, और यहाँ पर अगर फुली फिल्ड है तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू कॉपर। हावेवर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखें, दैट इज़ एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद अब हम इन्हें देखें कि अब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। जैसे कि जिंक पॉजिटिव देखें, एक इलेक्ट्रॉन हमने किसी भी तरीके से रिमूव किया है इसकी हाई आयोनाइजेशन लगा के, तो 3d10 हो जाएगा एंड कॉपर पॉजिटिव हो जाएगा 3d10 अब देखेंगे यहाँ पर कॉपर पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल हो गया है क्योंकि एस उसका नोबल कॉन्फ़िगरेशन पर आ गया है, एस ऑर्बिटल, और डी उसका कम्प्लीटली फिल्ड है, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पर है। हाउएवर जिंक पॉजिटिव को देखेंगे तो 3d10 है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फिर भी रिमूव किया जा सकता है थोड़ा ईजीली। तो कॉपर पॉजिटिव की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू जिंक पॉजिटिव।
सिमिलरली इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मैंगनीज़ की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रोमियम, हाउएवर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखें दैट इज़ Mn पॉजिटिव और कॉपर क्रोमियम पॉजिटिव को अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्रोमियम पॉजिटिव की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो आप सबसे पहले सेम इसी तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशंस को लिखेंगे एंड अपने आंसर को फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन एनर्जीज़। अब देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड डाउन द ग्रुप क्या होता है। टॉप टू बॉटम आपको पता है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है एंड अगर जितना बड़ा आपका एटम होगा, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने दूर होंगे आपके न्यूक्लियस से उतना इलेक्ट्रॉन रिमूवल ईजी हुआ, दैट इज़ डाउन द ग्रुप आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। ठीक है, बट यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब आप सीरीज़ पढ़ते हैं, फर्स्ट सीरीज़, सेकंड सीरीज़, थर्ड सीरीज़, तो सेकंड और थर्ड सीरीज़ की आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑलमोस्ट सेम होती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन फॉर्म होता है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D सीरीज़ का साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट सेम था एंड अगर सेम साइज़ होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जीज भी ऑलमोस्ट सेम होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है डाउन द ग्रुप में, तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन विल बी द रीज़न फॉर जो भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो आप ट्रेंड भी देख लेंगे जो कि सारे एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सेप्शंस हैं, तो उन्हें भी देख लेंगे। ट्रेंड है आपका कि 5D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहती है देन 3D एलिमेंट्स की होती है एंड आफ्टर दैट 4D एलिमेंट्स की होती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को अरेंज करो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज़ सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? 5D सीरीज़ वाले की। तो यहाँ पर गोल्ड जो है 5D सीरीज़ का एलिमेंट है, गोल्ड की ज़्यादा होगी, देन कॉपर 3D सीरीज़ का एलिमेंट है उसकी होगी, देन सिल्वर की होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे प्लेटिनम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पैलेडियम एंड आफ्टर दैट निकल, एंड सेम इसी तरीके से टंगस्टन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मॉलिब्डेनम एंड आफ्टर दैट कॉपर की, क्रोमियम की। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स ड्यू टू द स्मॉल साइज ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड ईजिली। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो लेस रिड्यूसिंग है, दे आर लेस रिड्यूसिंग इन नेचर एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्दो दे हैव हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ये जो सारा कॉन्सेप्ट है आप बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना माइंड में रखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम होता है एज़ कम्पेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो आप आगे सारे रीजंस को जब कंबाइन करके पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि ऐसा क्यों। फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैसे अचीव होती है, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन और टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली पॉजिटिव हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर्म करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ऐसा क्यों, क्या क्या वेरिएशन आएगी, लेट्स सी। सबसे पहले तो ये बात माइंड में रखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो मिड तक इंक्रीज करती है एंड आफ्टर दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज। ऐसा क्यों? जब हम सीरीज़ में मिड तक पहुंचते हैं तो आपका जो डी सबशेल है वो हाफ फिल्ड हो जाता है, दैट इज़ सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मिड के बाद जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स में पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे एंड जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने कम अवेलेबल होंगे फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो उतने ही कम आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी। ठीक है, उतनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगे। तो मिड तक सबसे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज करती जाती है एंड मिड वाले एलिमेंट्स की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, जैसे कि मैंगनीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। ठीक है,
एंड आफ्टर दैट पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है डी ऑर्बिटल में, तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिक्रीज करने लगती हैं. सो यहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विद स्टेबिलिटी इज सीन अप टू द मिड ऑफ द सीरीज. सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमने चीज़ पढ़ी हुई है पहले भी कि एनर्जी डिफरेंस जो है NS और N-1 डी सबशेल में वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ द ऑर्बिटल्स कैन बी यूज फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन और टू अटेन द स्टेबिलिटी. ठीक है जी. अब यहाँ पर एक और बात, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट सीरीज में से बताओ कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो करेगा. तो फर्स्ट 3D सीरीज में से आपकी मैंगनीज एलिमेंट है जो मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आप साथ में लिखेंगे 3D5 4s2. ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है टू गो टू द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. सिमिलरली एक और क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म हो सकता है कि अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन सीरीज विच एलिमेंट शोज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. सारे एलिमेंट्स में अगर हम देखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में तो कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम शो करता है? ऑस्मियम एलिमेंट ऑफ 5D सीरीज शोज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8. ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर सकता है. ठीक है, डाउन द ग्रुप प्रेजेंट होता है ये. ठीक है, तो एज कंपेयर जब आप कंपेयर करेंगे तो इस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम लग रहा होता है. दैट्स व्हाई इट कैन यूज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स टू गो टू द +8 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लियर हो गई बात. अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर बेस्ड एक और क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्म होता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो हमेशा ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही क्यों देखी जाती हैं. ठीक है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स जब होंगे तब डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो उसमें सेंट्रल मेटल होगा उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. ऐसा क्यों? देखिए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर जाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी रिमूव्ड. ठीक है, तभी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा? जब उस एलिमेंट में से हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकें. तो ऐसा कौन कर सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कर सकते हैं. तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स विच कैन remove the maximum electrons from the D block elements, and thus the D block elements go to the higher oxidation states. ठीक है, सो ऐसा क्वेश्चन आता है कि why the compounds of D block elements with maximum oxidation states are seen with the oxygen and fluorine. चलिए जी, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए जो कि हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है, दैट इज़ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से आप हमेशा क्या समझेंगे कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा. एंड अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो साइज़ भी छोटा होगा मेटल आयन का. जनरल सी बात है. ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे एटम छोटा हो जाएगा, साइज़ छोटा हो जाएगा मेटल आयन का. ठीक है, एंड अगर ऐसा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, साइज़ भी छोटा होगा, तो इट कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन वेरी स्ट्रांगली एंड द कोवेलेंट बॉन्ड्स विल बी मोर स्ट्रॉन्गर. ठीक है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं. तो क्वेश्चन आ सकता है आपको यहाँ पर कि अमंग MnO, MnO2 एंड Mn2O7 विच वन इज़ मोस्ट कोवेलेंट इन नेचर. तो आप इन तीनों मैंगनीज़ के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, इन तीनों में से देखेंगे कि मैंगनीज़ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर कौन से कंपाउंड में है. ठीक है, यहाँ पर आपके पास इसमें चेक करेंगे. ठीक है, यहाँ पर इसमें आपका +2 स्टेट पर है और यहाँ MnO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है एंड Mn2O7 पर आपकी मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है. तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर ऑफ द बॉन्ड्स. ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी भी आनी चाहिए जो कि आप 11th क्लास से करते आ रहे हैं. ठीक है, वो कॉमन सी चीज़ है यहाँ पर. चलिए जी, अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट.
ठीक है। लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। लुईस एसिड की ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है ज़्यादा, ठीक है। एंड लुईस बेस कैसी स्पीशीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्साइड्स की बात जब आती है तो हायर ऑक्साइड्स जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के वो एसिडिक होते हैं एंड लोअर ऑक्साइड्स जो हैं आपके बेसिक होते हैं। अब ऐसा क्यों? अब सेम रीज़न यह है, यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेक करनी है, ठीक है। एसिडिक कब होता है? जब उसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कब होगा? जब उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा? जिस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर आपको कंपाउंड्स दे दिए जाएं MnO एंड MnO2 लिखा है फॉर एग्जांपल, विच वन इज़ एसिडिक एंड विच वन इज़ बेसिक, तो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेक करनी है दोनों की। यहाँ पर मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है एंड यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। तो मोर पॉजिटिव चार्ज कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली, दस एक्ट्स एज लुईस एसिड, ठीक है। लुईस एसिड कब होगा? जब उसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। जब जो कंपाउंड ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला होगा वो एसिडिक होगा। इतनी बात माइंड में रखिए। सिमिलरली क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको MnO, MnO2 एंड Mn2O7 में से विच वन इज़ मोस्ट एसिडिक एंड मोस्ट बेसिक अमंग देम, ठीक है। तो सेम रीज़न है, जिस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा भिखारी, ठीक है, उसे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पाएगा वो उतने ज़्यादा एसिडिक होगा, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाएगा, जिसको कम इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, वो कम एसिडिक होगा, ठीक है जी। एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है यहाँ पर, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन इज़ मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। वेनेडियम का ऑक्साइड दिया हुआ है आपको, ठीक है, +1 स्टेट पर Cr2O7 2 नेगेटिव है एंड मैंगनीज आपका जो है पर मैंगनेट आयन गिवन है MnO4 नेगेटिव। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा सबसे ज़्यादा। दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाए मैक्सिमम, ठीक है, दैट इज़ जो खुद रिड्यूस हो जाए ज़्यादा। कौन होगा खुद रिड्यूस ज़्यादा? जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी। सेम वही क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दैट इज़ जो जितना ज़्यादा सेल्फ रिड्यूस होगा, ओनली दैट कैन ऑक्सीडाइज टू द अदर एलिमेंट पावरफुली। क्लियर हो रही है बात? तो आपने यहाँ पर क्या चेक करना है, इन तीनों में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी है। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ये चीज़ जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है। तो फर्स्ट कंपाउंड में आपकी वेनेडियम की आ रही है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर क्रोमियम की आ रही है +6 और पर मैंगनेट आयन में मैंगनीज की आ रही है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट इज मैक्सिमम रिडक्शन विल टेक प्लेस फॉर द पर मैंगनेट आयन बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पाएगा देन इट विल बी अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गई बात? तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखेंगे माइंड में एंड यू कैन फॉर्म योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है जी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, एक्सप्लेन द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जब आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, जो कि आपकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ होती है, एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने चीज़ पढ़ी हुई है, तो वो उसका वेरिएशन इरेगुलर है। ऐसा क्यों? अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं या आगे करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ जैसे जो आपकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ होती है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पर, आयोनाइजेशन एनर्जी, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जीज, ठीक है, एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पर। अब ये जो तीनों हैं ये अक्रॉस द पीरियड जो
आपके इरेगुलरली वेरी करती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर, जो कि मिड तक इंक्रीज होता है एंड आफ्टर दैट इट डिक्रीजेस। आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपकी D0, D5, D10 कॉन्फ़िगरेशन की एक्सेप्शनली हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है एंड जो एलिमेंट्स होते हैं वो इन कॉन्फ़िगरेशंस पर रहना पसंद करते हैं। किसी भी तरीके से वो रीअरेंज कर लेते हैं, जैसे कि कॉपर की हो जाती है 3D10 4S1 हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, ऐसे ही क्रोमियम के साथ भी होता है। ठीक है, 3D5 4S1 हो जाती है। तो ये एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो आयोनेशन एनर्जी है वो इरेगुलरली वेरी कर रही है। एंड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो आपका चार्ज टू साइज़ रेशो पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो भी अगर इरेगुलरली चेंज होगा, साइज़ आपका इरेगुलरली चेंज होता है, जैसे कि जिंक का लास्ट में जाके साइज़ बड़ा हो जाता है। तो इरेगुलर चीज़ें आपकी सारी सीरीज़ में आप देख रहे हैं घट बढ़ रही हैं। सो व्हेन वी मूव टुवर्ड्स दी, आप आंसर फॉर्म करेंगे अपना, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज these three enthalpies varies irregularly due to the dd transitions which occurs for stability factor. D0, D5, D10 configurations have exceptionally high stability, so the elements tend to acquire that state. As a result, ionization energy also varies. ठीक है जी, आप स्क्रीन्स पर देख सकते हैं क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है 3D5 4S1। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी लो होगी। ठीक है, एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाला जा सकता है। देन इट विल हैव हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ स्टेबल, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आपका देखिए हाई और लो का हो रहा है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्रोमियम की ज़्यादा होती है क्योंकि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। सिमिलरली जिंक का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है एंड सेकंड इसकी कम है। कॉपर की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, सेकंड आयोनाइजेशन ज़्यादा है। तो ये सारे रीजंस आप यहाँ पर लिख सकते हैं टू फॉर्म योर आंसर। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ जो हैं वो इन इंथैल्पीज़ पर डिपेंड करती हैं एंड ये तीनों इंथैल्पीज़ इरेगुलरली वेरी करती हैं अक्रॉस द सीरीज़। ठीक है, इतनी चीज़ अगर आपको पता है तो काफ़ी है। अब कुछ सिंपल से क्वेश्चंस है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, जैसे कि वाई द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट्स। ठीक है, कैटलिस्ट आपको पता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एंड रिएक्शन को लो एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ प्रोवाइड करके लास्ट में वैसा का वैसा ही निकल जाता है रिएक्शन से बाहर। ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन इटसेल्फ। तो ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं गुड कैटलिस्ट्स होते हैं। ऐसा क्यों? सबसे पहली बात कि वो सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं फॉर द कैटलिसिस टू अकर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाना ज़रूरी है कैटेलिसिस में, क्योंकि कैटेलिसिस के दौरान क्या होता है कि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं। तो उनमें आप डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होने हैं, तो उनके लिए आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी कई बार डिफरेंट चाहिए होती है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये एबिलिटी है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकते हैं, ड्यू टू विच दे कैन फॉर्म द इंटरमीडिएट complexes of lower activation energy for the reaction to take place. क्लियर हो गई बात? अच्छा, आपको एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए, जैसे कि आयरन यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया में, जो कि आपका हेबर्स प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है। एंड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड आपका यूज़ होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कहा जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 को। तो ये दो आपको एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए टू राइट द आंसर। चलिए जी, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कि ये जो है अच्छे कॉम्प्लेक्सेस बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, वाई? ठीक है, इनमें क्या क्या ऐसी खूबियाँ हैं कि ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होने के लिए आपकी तीन चीज़ें ज़रूरी है। एक तो आयन का साइज़ छोटा होना ज़रूरी है। ठीक है, एंड उस आयन पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना साइज़ छोटा होगा उतना हाई पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है जब स्मॉल साइज़ होता है एंड उसके पास अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो सो इट कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस वेरी इजीली। आप आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे ये चीज़ें। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के पास ट्रांजिशन एलिमेंट के पास
वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, देन इट कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये खूबियाँ हैं, सो दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस वेरी इजीली। एक और चीज़ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कि ये जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं कि आपके पास वेकेंट स्पेसेस हैं एंड उन स्पेसेस पे जब आप कोई चीज़ फिट कर देते हैं तो दे आर नोन एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बनाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? क्योंकि इन एलिमेंट्स में क्या होता है, इनके सरफेस पर वेकेंट स्पेसेस होते हैं और डिफेक्ट्स भी आप कह सकते हैं, जो कि आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था, ठीक है। तो इनके लेटिस पर वेकेंट स्पेसेस होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, जिनकी वजह से स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन एंड कार्बन कैन बी ट्रैप्ड इन दीज वेकेंट स्पेसेस। दैट्स वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो इतना अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स और आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस वेरी वेल। इसी की बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घुमा फिरा कर कुछ भी पूछे यू कैन आंसर, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में इन डिटेल, ठीक है। चलिए जी, तब तक आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स।